Success Mantra. We shape future. Hello students, Success Mantra has come up with a new series in which we will be talking about the legal developments that have happened throughout the month. And in this video, I will be talking about the legal developments that have happened in the month of May 2024. जो पहला डेवलपमेंट हम समझने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट. द केस नेम इज़ डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चांचल. अब हमें ये समझना है कि इस केस में कोर्ट ने क्या बोला. तो इन दिस केस कोर्ट ने बहुत बेसिक सी बात बोली है दैट हिंदू मैरिज इज़ नॉट वैलिड इफ़ सेरेमनीज आर नॉट परफॉर्म्ड. अब ये समझना है कि इस केस में स्पेसिफिकली कोर्ट कौन सी सेरेमनीज की बात कर रहा है. तो अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट व्हाट इज एग्जैक्टली अ लीगली वैलिड मैरिज. तो हमारे इस एक्ट में कुछ ऐसे एसेंशियल्स दिए हुए हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं, जो कि हमें मीट करने हैं सो दैट एक मैरिज लीगली वैलिड मैरिज कहलाए. कुछ चीज़ें सेक्शन 5 में गिवन है और कुछ चीज़ें सेक्शन 7 में गिवन है. अब सेक्शन 5 में कुछ चीज़ें गिवन है जैसे कि व्हेन इट कम्स टू हिंदूज, सिंस इट्स अ हिंदू मैरिज एक्ट, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बोथ द पार्टीज शुड बी हिंदू एंड दे शुड बी साउंडनेस ऑफ माइंड एंड सो ऑन. बट इस केस के कंसर्न में हमें जो समझना है वो है सेक्शन 7. अब सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है. इट स्टेट्स अ हिंदू मैरिज मे बी solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either parties thereto. अब इतना हमें लीगल लैंग्वेज से घबराना नहीं है. इसमें बहुत बेसिक सी बात है कि ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जब तक वो बेसिक सेरेमनीज एक मैरिज में परफॉर्म नहीं हुई है तब तक वो मैरिज वैलिड नहीं है, जिसमें कि इस केस में स्पेशल एम्फेसिस दिया हुआ है सेक्शन 7 क्लॉज 2 सप्तपदी. दैट इज़ वन ऑफ द सेरेमनी. व्हाट इज़ सप्तपदी? बहुत सिंपल, जो हम 7 फेरे लेते हैं शादी के टाइम पे, वो सेरेमनी की बात यहाँ पे हम इस केस में कर रहे हैं. द मैरिज इज कंसिडर्ड solemnized आफ्टर कंप्लीटिंग द 7th स्टेप. सो जब तक ये 7 फेरे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपकी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी, इवन दो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी आपको कोई एंटिटी क्यों ना दे दे. लेट्स सी आगे हमें इसमें क्या पढ़ना है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला. पहले तो 7 फेरे लेना इंपॉर्टेंट है. जब तक वो सेरेमनीज कंप्लीट नहीं होती कोई भी मैरिज वैलिड नहीं है. सेकेंडली, इवन दो आपको कोई भी एंटिटी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है, जब तक ये चीज़ें नहीं आप फॉलो करते हो, सेरेमनीज आप नहीं परफॉर्म करते हो, इवन इफ आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट हो मैरिज का, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड मैरिज. द सेकेंड केस दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला हम वो देख लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू हेल्थ इंक्लूड्स a consumer's right to know the quality of products sold by manufacturers, service providers and advertisers. So basically कोर्ट ये कह रहा है that we as consumers have the right कि हमें ये पता रहे जो क्वालिटी हमको जो भी प्रोडक्ट हमको मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है. और इसी राइट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एडवर्टाइजर्स को दैट बिफोर any advertisement is printed, aired or displayed, the advertiser must submit a self declaration. Self declaration किस लिए? Regarding the authenticity of their advertisements. अब इसमें उनको एक रूल फॉलो करना है, एक बेसिक तरीका फॉलो करना है which is given under रूल नंबर 7 ऑफ द केबल एंड टेलीविजन्स नेटवर्क एक्ट. अब इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे एड्स हैं जो कि आप पब्लिश नहीं कर सकते हो. कुछ ऐसे एड्स यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जो कि डेफोमेटरी हो टू द विमेन, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि ऑफेंसिव हो सके टू एनी क्रीड, कास्ट और रिलीजन एंड सो ऑन. अब फर्दर इसमें क्या है हम वो देख लेते हैं.
अगर हम मिसलीडिंग केस की बात करें, मिसलीडिंग एड्स की बात करें, तो पतंजलि का केस तो हम सबको पता ही है। तो उसके लिए कुछ इश्यूज, कुछ डायरेक्शंस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लाए थे, जैसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन जिसकी हमने अभी बात कर ली है। सेकेंडली कंप्लेन लॉजिंग प्रोसीजर की बात कही है, विच जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनको एक प्रोसीजर सेट करना है फॉर द कंज्यूमर, सो दैट वो कंप्लेंट्स लॉन्च कर सके किसी भी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। उसके बाद जो ये पॉइंट है, आई थिंक हमारी जनरेशन के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली उनको कहा गया है, कोर्ट ने उनको बोला है दैट जितने भी सेलिब्रिटीज़ एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जो कि कुछ प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एडवोकेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उससे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एंड दे विल बी लायबल इफ़ दे एंडोर्स एनी मिसलीडिंग प्रोडक्ट। कुछ पेनल्टीज़ है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। सो सेक्शन 21 जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी को ये पावर देता है कि वो कोई भी ऐसा एड जो कि डिसेप्टिव हो उसको रोक सके या तो उसको मॉडिफाई कर सके, और किसी भी इनमें से मैन्युफैक्चरर्स को, एंडोर्सर्स को और पब्लिशर्स को दे कैन हेल्ड लायबल। उसके बाद जो कि फाइन और जेल का टर्म है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 89। मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्स एड कैन फेस अप टू, या तो उनको 2 साल की जेल रहेगी और 10 लाख तक का फाइन। इन केस वो रिपीटेड ऑफेंडर्स है उनको 5 इयर्स तक की जेल एंड 50 लाख तक का फाइन लग सकता है। अब जो हम थर्ड केस के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगी। अब जैसे आप लोग डेफिनेटली एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही लोगे और आप सभी फ्यूचर एडवोकेट्स हो, और अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ और मैं आपकी सर्विसेज से उतनी खुश नहीं हूँ, तो क्या मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको लायबल हेल्ड कर सकती हूँ? अब इसका आंसर थोड़ा सा सोच लेते हैं, मैं बता ही देती हूँ। इसका बहुत ही सरल और बहुत ही रिलीविंग आंसर है, विच इज़ नो। मैं आपको, आपकी सर्विसेज अगर मुझे नहीं भी पसंद आ रही हैं या जो भी, तो भी आई कैन नॉट हेल्ड यू लायबल अंडर द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट। और वही चीज़ इस केस में डिस्कस करी गई है। बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक वर्सेस DK गांधी PS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। आदत डाल लो इतने लंबे लंबे केस लॉज पढ़ने की। I mean, अभी तो सिर्फ नाम ही है, केस लॉज तो और भी लंबे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है दैट लॉयर्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिशिएंसीज इन सर्विस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद हम आते हैं एक और चीज़ पे जो एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपका करिकुलम क्या रहने वाला है और आपको कौन से सब्जेक्ट्स अब मैंडेटरी होने वाले हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ स्कूल्स को ये डायरेक्ट किया है दैट अब कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं जो कि इनको मैंडेटरीली इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने सिलेबस में, जैसे कि ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा जो मीडिएशन है वो भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बना दिया गया है, मतलब बोला है BCI ने कि ये मैंडेटरी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना ही है लॉ स्कूल्स में। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जनरली इंग्लिश यूज़ होती है, उसके अलावा आपको हिंदी या फिर जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके अलावा अभी हमारे 3 नए लॉज आए थे जो कि पुराने लॉज को रिप्लेस करके आए हैं, जैसे कि IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड CRPC। तो वो सब हमको यहाँ पर नई लॉज को पढ़ना पड़ेगा। द 5th न्यूज़ दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज SCBA elections।
So senior advocate Kapil Sibal has been elected as the president of Supreme Court Bar Association and ये for the 4th time elect हुए हैं. So प्रेसिडेंट का बेसिक काम ये है कि जो भी इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ द मेंबर्स हैं उसको एड्रेस करना. सो अब जो नेक्स्ट केस हम कवर करने वाले हैं इट इज़ रिलेटेड टू डाइंग डिक्लेरेशन. केस का नेम है राजेंद्र सन ऑफ रामदास कोले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. नाउ व्हाट इज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग डिक्लेरेशन एक टर्म है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर यूज़ हुआ है. सो बेसिकली एक लेमैन लैंग्वेज में समझे तो डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक बंदा तब दे रहा है व्हेन ही इज़ ऑन हिज डेथ बेड और इज़ अबाउट टू डाई. और ये कंसिडर किया जाता है कि कोई भी पर्सन अगर डेथ बेड पे बैठ के कोई स्टेटमेंट दे रहा है कोई, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, इट विल बी ट्रू ओनली. अब कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग और क्या क्या चीज़ें बोली हैं हम वो देख लेते हैं. Court has said that a dying declaration can be enough for conviction without needing additional evidence, which means कि dying declaration को हम as an evidence consider कर सकते हैं. and अगर मैंने अपने death bed पे किसी के against कोई चीज़ बोली है, for example मैंने बोला है कि XYZ इंसान ने मेरे को जहर पिलाया and that is why इस टाइम पे मेरी मौत होने वाली है, तो it will be considered as an evidence only. बाकी बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि एक डाइंग डिक्लेरेशन की भी बहुत अच्छी वैल्यू होल्ड कर सकता है एज एन एविडेंस. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इफ़ अ डाइंग डिक्लेरेशन इज़ रिकॉर्डेड बाय अ क्वालिफाइड मैजिस्ट्रेट इट होल्ड्स मोर वेट दैन एन ओरल डाइंग डिक्लेरेशन. अब जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रिकॉर्डेड भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है. तो अगर एक मैजिस्ट्रेट ही उसको रिकॉर्ड कर रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये इस केस में कहा गया है. एंड किसी की भी रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे उस इंसान की क्या कंडीशन थी, क्या उस टाइम पे वो किसी और रीज़न की वजह से इन्फ्लुएंस था या नहीं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट ने इस केस में डाइंग डिक्लेरेशन के लिए बोली थी. जो नेक्स्ट केस अब हम देखने वाले हैं जो कि हमारा लास्ट केस है फॉर द मंथ, वो है ईडी की अरेस्टिंग पावर से रिलेटेड. केसेस तरसीम लाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अरेस्टिंग पावर्स को रिड्यूस कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड कि जो ईडी है and its officers, they cannot arrest someone under section 19 of the Prevention of Money Laundering Act once the special court has taken up the case. अगर स्पेशल कोर्ट ने केस ले लिया है तो ईडी के पास अंडर सेक्शन 19 ये पावर नहीं होगी कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सके. इवन अगर ईडी को कस्टडी चाहिए हो तो वो भी उनको स्पेशल कोर्ट से पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. ऑल्सो इफ़ ईडी डिड नॉट अरेस्ट द पर्सन बिफोर फाइलिंग द कंप्लेंट तो स्पेशल कोर्ट समन सेंड कर सकता है उस इंसान को, वारंट नहीं सेंड कर सकता. समन इज़ बेसिकली जब आप कोर्ट में किसी को अपीयर करने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक डेट पर अपीयर करने के लिए एक काइंड ऑफ नोटिस भेजते हो कि अब आपको इतने टाइम हो गया, आपको इस डेट पे अब अपीयर होना पड़ेगा फॉर योर केस. एंड अ वारंट इज़ यूजुअली जब आप किसी को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं. सो इन दिस केस समन्स भेज सकते हैं बट वारंट नहीं भेज सकते. सो इन दिस केस ईडी की अरेस्टिंग पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया. सो दिस इज़ ऑल द अपडेट्स फॉर दिस मंथ एंड आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा तो एटलीस्ट हेल्पफुल रहा होगा एंड आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग. सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट नेक्स्ट मंथ. थैंक यू.